कि लास्ट टाइम में मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा काम नहीं किया इसको होल्स और इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्ट को बहुत डिटेल में डिस्कशन के लिए। मैं थोड़ा सा टाइम इस पर फिर से स्पेंड करूँगा और क्योंकि ये बहुत मतलब मेन पार्ट है आगे के सारे सेमीकंडक्टर के डिवाइसेस के ऑपरेशन को समझने के लिए, तो इसमें 100% क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं देख रहा था वीडियोस, तो उसमें तुम लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, शायद मैं समझ नहीं पाया या बता नहीं पाया सही से। एक बार ब्रीफली मैं बता देता हूँ। स्ट्रक्चर कैसा है वो 100% क्लियर है सबको। और ये जो सिलिकॉन एटम्स हैं वो बॉन्डेड है सराउंडिंग 4 सिलिकॉन एटम से, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर है, ठीक है, इन एटम्स के बीच में। ठीक है, बॉन्ड फिजिकली इसी तरह का होता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतलब हम उसका थोड़ा बॉन्ड का हम एक मतलब एक स्कीमेटिक डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए। एक्चुअली इसमें ऑर्बिटल शेयर हो रहे हैं, उसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो वो हम लोग बिल्कुल एज सच एग्जैक्टली नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए डायग्राम सफिशिएंट है। इससे तुम्हें इतना तो समझ में आ ही रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से सराउंडिंग नेबरिंग एटम से शेयर हो रहे हैं, ठीक है। और इसी फॉर्म में ये एटम्स सिलिकॉन मटेरियल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ठीक, इसके बाद मैंने बोला था कि ये तो बिल्कुल परफेक्ट स्टेट है जब 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा मटेरियल है। थर्मल एनर्जी की वजह से, ठीक है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल एनर्जी की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अपनी जगह से, ठीक है, एनर्जी की वजह से, देखो आइडियल स्टेट है ये, इस तरह से सोचो जैसे तुम्हारे पास ये कंटेनर है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मार्बल्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे इस तरह से मार्बल्स हैं, ठीक है। और बिल्कुल आइडियल स्टेट इस तरह से है, बिल्कुल ये रेस्ट में, ठीक है। अब मान लो हम इसको शेक करना स्टार्ट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ये मार्बल्स जो है ना, जैसे हम शेक कर रहे हैं, हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो ये एनर्जी मार्बल्स के पास जा रही है और मार्बल उस एनर्जी को लेके इस तरह से जंप कर रहे हैं, ठीक है। वो एनर्जी तुम्हें काइनेटिक पोटेंशियल फॉर्म में दिख रही है, ठीक है। अगर हम इसको सफिशिएंटली शेक करते हैं, बहुत ज्यादा शेक करते हैं, हो सकता है इसमें से कोई एक मार्बल जंप करके इस कंटेनर से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो सारे मार्बल्स ऐसा नहीं करेंगे। जिन मार्बल्स के पास वो सफिशिएंट एनर्जी आएगी इस कंटेनर को क्रॉस करने के लिए, जितनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी चाहिए उसके इक्वल, तभी कोई भी मार्बल इस कंटेनर को जंप कर पाए। लेकिन उससे पहले तक ही भी ये मार्बल्स जो है इनके पास एनर्जी है तो वो जंप कर देंगे। अब क्वेश्चन उठता है कौन सा मार्बल करेगा और वही मार्बल क्यों करेगा? ये टोटली रैंडम है। जब हमने एनर्जी सप्लाई की सिस्टम के अंदर, वो रैंडमली इनके इनके पास आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। किसी के पास कभी ज्यादा होगी, उसके पास फिर बाद में कम होगी, किसी दूसरे आइटम के पास, मार्बल के पास ज्यादा होगी, कम होगी। लेकिन जैसे ही किसी के पास, ठीक है, ये जो पोटेंशियल वेल है, मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी जितनी चाहिए यहाँ से जंप करने के लिए, वो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी तो वो जंप करके बाहर चला जाएगा। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जैसे टेम्परेचर आया, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ा तो इनके पास एनर्जी आ गई, ठीक है। वो शेक कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, जिगल कर रहे हैं, और हर इलेक्ट्रॉन के पास कितनी कितनी एनर्जी आ रही है वो हम नहीं कह, वो टोटली रैंडम है, ठीक है। रैंडम प्रोसेस है वो, सबके पास रैंडमली डिवाइड होगी। किसी इलेक्ट्रॉन के पास कभी ज्यादा आएगी, कम आएगी, ठीक है, वो कैसे भी आ सकती है, ठीक है। रैंडमली आएगी, मतलब ऐसा नहीं होगा। रैंडमली का मतलब है हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक ही रीजन है या एक ही इलेक्ट्रॉन है या एक ही एरिया, वहीं पे ज्यादा एनर्जी आएगी, दूसरे में कम आएगी, कि वो बिल्कुल रैंडमली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब एनर्जी अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन में, मान लो इनके पास, इसके पास, या मान लो इसके पास, इतनी एनर्जी आ जाती है कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू चाहिए उससे ज्यादा एनर्जी आ गई, तो ये बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर चला जाए, फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सारे नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के बाहर चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, ये वैसा ही बिहेव करेगा जैसा कि किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं, ठीक। ये सब करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था। आयन मेश है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मेश के अंदर
रैंडम मोशन करें, लाइक वाइज। अच्छा, ये क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये जो ब्रॉड पिक्चर है, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रॉड पिक्चर बिल्कुल गलत है। ओवरऑल हम इस तरह से बाहर से हम इलेक्ट्रॉन के मोशन के पिक्चर को इस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली इंटरनली वो पार्टिकल कैसे बहुत ही डीप सब एटॉमिक लेवल पे कैसे ट्रांजिशन हो रहा है, वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन ओवरऑल जैसे कोई कंडक्टर है, उसके पास फील्ड अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट कर रहे हैं, क्लासिकल पिक्चर में भी ट्रू है, क्वांटम मैकेनिकल डोमेन में भी ट्रू है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह का व्यू पॉइंट हमारा नहीं हो सब एटॉमिक लेवल पर, लेकिन ओवरऑल वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं वो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, अभी भी करेंगे। एनीवे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर आ गया, और उसी तरह से और भी जगह पर रैंडमली, ठीक है, रैंडमली कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉन लेटर से यहाँ पर भी, और इसी तरह से कुछ कुछ, ठीक है, ठीक है, दूर ये इलेक्ट्रॉन्स जो है बीच बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए। अब इसके बाद मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जैसे हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की, अच्छा एक्सटर्नल फील्ड नहीं अप्लाई की, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं रैंडम मोशन कर रहे हैं, जैसा मैंने कंडक्टर के अंदर बताया था, रैंडम मोशन इधर उधर थर्मल एनर्जी की वजह से मूव कर रहे हैं। अब हो सकता है ऑब्वियसली ये क्वाइट पॉसिबल है कि ये किसी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दे, ये उसकी जगह चला जाए, मतलब जैसे नॉक करेगा इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो वो क्या करेगा ना, वो एनर्जी कम होने की वजह से वो बिल्कुल इस मतलब इनर एनर्जी लेवल, इनर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा और बॉन्ड में जाकर के एडजस्ट हो जाए, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है नॉकिंग की वजह से भी ये निकल करके बाहर आ सकता है, ठीक। तो ये सारे प्रोसेसेस कंटिन्यूअसली मटेरियल के अंदर हो रहे होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जनरेशन हो रहा होगा, ठीक, कंटिन्यूअसली, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो रैंडम मोशन कर रहे होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को फ्री होने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड से बाहर आएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा होल्स के बारे में भी सोच लेते हैं, होल्स क्या कर रहे होंगे। तो मैंने बोला था होल्स ना मोर और लेस जैसे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे हैं उस तरह उतनी मोबिलिटी नहीं होती है होल्स की जितनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की होती है, ठीक है। और ज्यादा एडवांस सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग करंट का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने करंट की वैल्यू, शायद ये तुम्हारे कोर्स में भी बताना होगा मुझे, करंट डेंसिटी की वैल्यू होती है सिग्मा ई, ठीक है, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट आ रहा है, अगर होल्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, तो होल्स के लिए भी मुझे ठीक से होल्स पे चार्ज ई ही रहता है, तो होल्स की वजह से जो करंट डेंसिटी होती है होल्स के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से आता है, ठीक है। एक्सप्रेशन शायद कुछ अच्छा, जाने दो उसको, मुझे अभी थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, मैं उसको बताता हूँ बाद में। लेकिन कहने का मतलब है जो करंट डेंसिटी का एक्सप्रेशन है, ठीक है, मैं एक्चुअली 2 दिन से बिल्कुल ट्रैवलिंग में, और दोनों दिन बिल्कुल रात में के टाइम में ही ट्रैवलिंग हुई है, तो बहुत ज़्यादा एक्टिव स्टेट में नहीं हूँ, लेकिन एनीवे तुम लोग घबराने की जरूरत नहीं। हम्म, हाँ, तो जैसे होल्स जब माइग्रेट करते हैं, मतलब होल्स की जो मोबिलिटी रहती है वो इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में कम रहती है, ठीक है। तो अगर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से जितना करंट सेटअप होगा उसके कंपैरिजन में होल्स के मूवमेंट की वजह से करंट कम होगा, क्योंकि करंट उतनी आसानी से मूव, उतना फ्रीली मूव नहीं कर सकते, सॉरी, क्योंकि होल्स उतना फ्रीली मूव नहीं कर सकते जितना कि फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करे, क्योंकि होल्स का जो मूवमेंट है ना वो एक्चुअली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है,
और इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। एनीवे हाँ, तो होल्स के बारे में बताना चाह रहा था कि ये भी पिक्चर तुम्हारे दिमाग में अच्छे से होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई कर रहे तब भी होल्स का मूवमेंट थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है। फ्री मतलब इस सिलिकॉन क्रिस्टल के मेश के अंदर नहीं, लेकिन बॉन्डेड स्टेट में होल्स यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे माइग्रेट कर रहे हैं। लेकिन नेट मूवमेंट होल्स का 0 होगा अगर कोई नेट एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। ठीक है, अब इसमें तुम लोग पूछ रहे थे कि ये जो होल है वो यहीं पे क्यों जाएगा और यहाँ पे क्यों नहीं जाएगा, तो वो मैं तो एक्सप्लेन इतनी देर से वही कर रहा था कि यहीं पे जाएगा जरूरी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जाएगा। मतलब रैंडम मोशन हो सकता है वो यहाँ जाएगा, कभी कभी हो सकता है यहाँ भी जाए, कोई दूसरा होल किसी और डायरेक्शन में मूव करे, ठीक, फिर हो सकता है वो यहाँ जाए यहाँ जाए। ओवरऑल रैंडमली इधर उधर वो मूवमेंट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि इनके पास कुछ एनर्जी हो सकता है, इतनी एनर्जी है वो आकर के इधर इस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर ले और यहाँ पे वेकेंट स्टेट क्रिएट कर दे। ठीक है, ये हो गया बिना इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस के इलेक्ट्रॉन और होल्स की स्टेट। अब जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से रैंडम मोशन के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शनल मोशन भी करने लगेंगे। ठीक है, तो मान लो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से अप्लाई की है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से, ठीक है, रैंडम मोशन करता हुआ कभी अपने दूसरे इलेक्ट्रॉन से कभी सिलिकॉन एटम से कोलाइड करता हुआ ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक करंट सेटअप होगा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। लास्ट क्लास में साथ साथ मैं तुम्हें ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता था कि जो होल्स है ना वो भी चार्जेस के माइग्रेशन में कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, होल्स भी इधर से ना इफेक्टिवली वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे। एक्चुअल पिक्चर तो ये है कि होल कुछ नहीं होता है, होल तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक्चुअली जो डेफिशिएंसी है ना उसको फुलफिल करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये थोड़ा इनके पास थोड़ी एनर्जी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आ गई है तो ये जा करके दूसरे होल को ऐसे ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा करेंगे ऐसा जरूरी नहीं, बिल्कुल टोटली रैंडम है कि कोई ये वाला इलेक्ट्रॉन हो सकता है आकर के कर ले, हो सकता है इसको नहीं करे, किसी दूसरी जगह पर होल है इलेक्ट्रॉन है, वहां पर इलेक्ट्रॉन होल को ऑक्यूपाई करे। लेकिन ओवरऑल नेट मूवमेंट, ठीक है, आफ्टर मतलब लॉन्ग टर्म में देखोगे तो धीरे धीरे सारे होल्स की टेंडेंसी होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे। ठीक है, एक्चुअली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करें, ठीक, उसको देखने का आसान तरीका है, हम चाहते हैं कि हम इसी तरह से पिक्चर को देखें कि होल्स जो है ना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में माइग्रेट करें। कुछ देर के बाद होल यहाँ जा रहा है, ठीक है, होल यहाँ जा रहा है, फिर होल यहाँ जा रहा है, होल यहाँ जा रहा है, और अलग अलग इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसमें एक और चीज डिफरेंट है कि होल्स का जो मूवमेंट होता है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट की वजह से होता है, लेकिन वो सेम इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता। अभी ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो सेम होल यहाँ पहुंच गया, सेम होल दूसरी जगह पहुंच गया, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन उसकी पिछली जगह को ऑक्यूपाई करता है तो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद होल्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है, माइग्रेट करने लगेंगे, और टोटल करंट जो होगा उसके दो कंपोनेंट्स होंगे। एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो करंट में पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, साथ 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 जो होल्स हैं वो भी करंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, ये पिक्चर यहाँ तक सबको क्लियर है? इसमें कुछ अगर पूछना है तो भी पूछ लो, अब आगे हम डिस्कस कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, अब इसके पैरेलल में मैं चाहता हूँ तुम्हारे दिमाग में ये पिक्चर भी रहे कि ये तो मैंने एक्चुअल पिक्चर तुम्हें ड्रॉ करके दिखाया है कि इसको ऐसा करते हैं, कॉपी कर लेते हैं।
ये तो एक्चुअल पिक्चर है तुम्हारी यहाँ पर, ठीक है। एक्चुअल पिक्चर तुम्हें बता दिया है किस तरह चेंज। ठीक है, एक्चुअल पिक्चर है हमारा, और इसके साथ साथ चाहता हूँ कि मैं साइमल्टेनियसली, ठीक है, तुम ये भी देख पाओ कि इसके करस्पॉन्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स का जो, ठीक है, माइग्रेशन है, मूवमेंट है, उसको एनर्जी डायग्राम में किस तरह से डिपिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जी डायग्राम में इसको किस तरह से डिपिक्ट कर रहे हैं, एनर्जी डायग्राम में किस तरह से, थोड़ा सा छोटा, ठीक है, ओके। हाँ, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन। ठीक, जनरेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट, यहाँ पर तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के बाहर आ गया तो इधर होल क्रिएट हो गया, और बाहर फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर हम बोलते हैं जनरेट हो गया। ठीक है, और एनर्जी डायग्राम में वो भी तुम्हें पता है कि अ, अ, पहले हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, कोई होल नहीं है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये कोई होल नहीं है, ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना, तो थोड़ा दूर दूर बनाता हूँ ताकि फिगर जो है थोड़ा क्लियर हो। ये हमारे वैलेंस बॉन्ड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कि इस कंटिन्यूअस रेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है, वैलेंस बैंड में कि ऐसे ऑक्यूपाई करें, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब इसमें से कोई भी, मान लो ये वाला या कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है, एनर्जी ऑक्यूपाई करता है टेम्परेचर की वजह से, और ये जंप करके फ्री हो जाता है, तो जंप करके वो वैलेंस से कंडक्शन बैंड में पहुंच गया। ये इसको मैं थोड़ा, हाँ, क्या होगा बताना जरा। ये जंप करके, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जंप करके वैलेंस से कंडक्शन पहुंच गया। ठीक है, तो इसको हम एनर्जी डायग्राम में दिखाते हैं कि ये इस तरह से जंप करके ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ आया है तो ये जो नीचे जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये यहाँ से सर वॉइस दिया।
ठीक है, तो ज्यादा तो अभी लोग बताना कि कौन सा पॉइंट मिस हो गया है, कुछ रह गया है तो ठीक है। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि सेमीकंडक्टर के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं टेम्परेचर के साथ, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स किस तरह से, ठीक है, कुछ भी रैंडम मोशन कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल, विदाउट एनी प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। इलेक्ट्रॉन भी रैंडम मोशन में होंगे और होल भी थोड़ा बहुत रैंडम मोशन में मटेरियल के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। और जब हम मटेरियल के अक्रॉस, ठीक है, बैटरी एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो सेमीकंडक्टर के अंदर रूम टेम्परेचर पे भी कोई बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पे जनरेट नहीं होते हैं। तो मटेरियल के अंदर, तो मटेरियल के अंदर, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस करने के बाद बहुत ज़्यादा करंट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि करंट फ्लो करता है, इंसुलेटर से ज़्यादा करता है, लेकिन कंडक्टर के नो वेयर क्लोज, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा करंट सेमीकंडक्टर के अक्रॉस अगर बैटरी कनेक्ट करेंगे तो नहीं फ्लो करेगा, ठीक है। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट और, ठीक है, मैंने नहीं बताया, ठीक, ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि टेम्परेचर की वजह से ना इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रैंडम मोशन कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि नॉकआउट करके दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दे और नया, ठीक है, होल इलेक्ट्रॉन, सॉरी, नया एक इलेक्ट्रॉन जनरेट करें, ठीक है, और वो खुद उस इलेक्ट्रॉन की जगह पर ऑक्यूपाई कर लें। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं टेम्परेचर की वजह से, वो रैंडम मोशन कर रहे हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट भी कर रहे हैं, ठीक है, और होल्स भी इधर उधर मूव कर रहे हैं मटेरियल के अंदर। लेकिन साथ साथ एक और, ठीक है, एक और इवेंट होता है मटेरियल के अंदर, ठीक है, कंटिन्यूअसली, और वो होता है, गेस कर सकते हो कि इसके अलावा और कोई ऐसी चीज हो रही होगी इनसे अलग। जैसे ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन की वजह से किसी को नॉकआउट भी कर सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया और पिछला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, ठीक है। और ये जो होल है, तो होल भी इधर उधर मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। अब वो एक होल दूसरे को नॉकआउट करे, ये तो पॉसिबल नहीं है,
ठीक है, वो तो पॉसिबल नहीं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके ही उसको ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, ये तो होल्स थोड़ा बहुत मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक और इवेंट होता है कि जैसे 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 टेम्परेचर के साथ कैरियर्स बढ़ते हैं, ठीक है, अभी तो तुम्हें लग रहा है कि ओवरऑल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सोर्स बहुत कम है, ठीक है, तो इसमें अगर तुम कंपेयर करोगे तो बहुत कम चांस है कि जो इलेक्ट्रॉन होल पे जेनरेट हो गया है, अब ये रैंडम मोशन कर रहा है और होल्स भी थोड़ा बहुत मूव कर रहे हैं, तो कम चांस है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना फिर से, क्योंकि इसके आसपास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है, आयन है, फ्री स्पेस ज़्यादा है, तो ये फ्री मूवमेंट ज़्यादा करेगा और कभी कोलाइड करके, ठीक है, वापस मतलब अपना रैंडम मोशन कंटिन्यू कर सकता है। थोड़ी पॉसिबिलिटी ये भी है कि नॉकआउट कर दे किसी इलेक्ट्रॉन को अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी है तो। लेकिन इसके साथ एक और पॉसिबिलिटी है कि रैंडम मोशन करते करते हो सकता है कि दोबारा किसी होल पे ही जाकर के कोई जाकर के स्ट्राइक करे। ठीक, ऐसा पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना जाकर के होल, अगर अगर उसके आसपास होल्स सफिशिएंट आ जाते हैं या इलेक्ट्रॉन होल्स बहुत ज़्यादा सेमीकंडक्टर के अंदर प्रोड्यूस हो गए, तो इलेक्ट्रॉन होल्स के रिकॉम्बिनेशन की या न्यूट्रलाइज करने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि कुछ इनमें से जो भी इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं ना टेम्परेचर की वजह से, जिनके पास एनर्जी ज़्यादा आ रही है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन होल पे जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर्स मटेरियल के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं टेम्परेचर की वजह से, लेकिन साइमल्टेनियसली क्या होगा ना, साइमल्टेनियसली क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स रिकॉम्बाइन भी करेंगे। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स रिकॉम्बाइन करेंगे तो कुछ एनर्जी भी रेडिएट होगी, कुछ फोटोन्स भी रेडिएट होंगे। ठीक है, और वो बहुत ही, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि क्या बैंड गैप है। अगर हम इसको एनर्जी डायग्राम में दिखाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, हो सकता है कंडक्शन बैंड से ये इलेक्ट्रॉन निकल करके दोबारा, ठीक है, वैलेंस बैंड में चला जाए। अगर ऐसा ये इलेक्ट्रॉन करता है, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है, तो ये जो एनर्जी गैप है उसके इक्वल एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में इमिट होगी। ठीक है, हम बोलेंगे फोटोन रिलीज होगा। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी होगी जितना कि इन दोनों के बीच में, बैंड्स के बीच में एनर्जी गैप है। ठीक है, समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी वहाँ पे समझाया गया था, तो वहाँ पे लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ये सब पढ़े हुए तुम लोग। तो इलेक्ट्रॉन जब हायर से लोअर स्टेट में जाते हैं तो एनर्जी डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करते हैं। ठीक, उसमें इंफ्रारेड भी होती है, उसमें अल्ट्रावायलेट भी होती है, लेकिन उसमें कुछ पोर्शन विजिबल लाइट का भी होता है। ठीक, एटॉमिक स्पेक्ट्रम में तुम लोग ये सब पढ़े होंगे। तो वैसे यहाँ पे भी जब इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पूरे सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर भी अगर इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर आ रहे हैं और वो फिजिकली तुम्हें मटेरियल के अंदर ऐसा दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन जाकर के होल होल वाली साइड को ना वो ऑक्यूपाई कर ले रहे हैं दोबारा। ठीक, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वापस रिकम्बाइन करते हैं होल में तो उसमें कुछ एनर्जी भी एमिट होती है। ठीक है, और वो हर बॉडी एनर्जी टेम्परेचर की वजह से एमिट करती रहती है। पहले मैंने तुम्हें बताया था कि कोई भी मटेरियल है, इसके पास टेम्परेचर है और टेम्परेचर की वजह से इसके अंदर के जो एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, आयंस हैं, वो सब ऑसिलेट कर रहे हैं, यानी कि चार्जेस ऑसिलेट कर रहे हैं, और चार्जेस जब भी ऑसिलेट करेंगे तो वो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करेंगे। ठीक है, एमिट करते हैं। ठीक, और कितनी एमिट करते हैं वो भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था अपने टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, ई, ठीक है, सिग्मा ए टी रेज़ टू द पावर 4, रेडिएशन के फॉर्म में कोई भी बॉडी अपने टेम्परेचर की वजह से टी रेज़ टू द पावर 4 की प्रोपोर्शनल एनर्जी एमिट करती है। टेम्परेचर बढ़ता जाता है, उसकी वजह से चार्जेस जो एनर्जी एमिट करते हैं वो बहुत, ठीक है, ह्यूज अमाउंट में करने लगते हैं टेम्परेचर बढ़ाने के साथ। ठीक है, और ये किस किस रेंज में, ठीक है, एमिट करते हैं, वो
वो कुछ इस तरह का ग्राफ आता है। एक स्पेसिफिक जोन होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में इमिट होती है और वो सोलली टेम्परेचर का फंक्शन होता है, ठीक है। और ये जो ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, एमिशन का एमिशन स्पेक्ट्रम इसको कहते हैं, ये सब 11th में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और ये बहुत बड़ा मेजर इवेंट था, ठीक है, साइंस हिस्ट्री में, जो कि अल्टीमेटली थी क्वांटम, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे रह गए थे जो कि क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं किए जा रहे थे। क्लासिकल फिजिक्स से हम यहाँ तक तो एक्सप्लेन कर रहे थे कि टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट होनी चाहिए थी अलग अलग वेवलेंथ की, तो वैसा ही होता है, अलग अलग वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट होती है। लेकिन जब क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग हम कम्प्लीटली अलग अलग वेवलेंथ की रीजन में कितनी कितनी एनर्जी एमिट होगी वो प्लॉट करते हैं, तो उसका ग्राफ जो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग हम प्रेडिक्ट करते थे वो कुछ इस टाइप का होता था कि एक दो मॉडल है उसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ की शेप होनी चाहिए ना, वो ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसी कि एक्चुअली हमें एक्सपेरिमेंट करके पता चलती है, ठीक है। और इसका रीजन क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इसको हम बोलते थे अल्ट्रा वायलेट। ये बहुत ही फेमस कैटास्ट्रॉफ, एक तो डबल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट हो गया, ये अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफ हो गया, और एटॉमिक स्पेक्ट्रम, तो ये तीन मेजर पॉइंट्स थे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का डबल स्लिट, ठीक है, और ये मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्यों डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट शो कर रहे हैं, ठीक, ये क्लासिकल फिजिक्स से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे। अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अगर हम वेव मान करके लाइट को वेव मान करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, और ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। और ये तीन बिग इवेंट्स थे जिनकी बेसिस पे फिर क्वांटम मैकेनिक्स का ब्रांच कंप्लीटली, ठीक है। ठीक है, फिर बाद में पता चलता है ये इसको जो है ना फोटोन पार्टिकल की तरह हमें ट्रीट करना पड़ेगा, और ये जो लाइट है जो हम समझते हैं बिल्कुल कंटिन्यूस वेव की तरह एनर्जी किसी सरफेस पर फॉल करें, वो एक्चुअली रेन ड्रॉप्स की तरह। यहाँ पे असल में बाहर में बारिश हो रही है तो इसके जो ड्रॉपलेट्स की आवाज है ना, कि उससे मुझे याद मतलब अ, अ, तो जैसे जैसे ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से ये फोटोन्स भी ना जाकर के सरफेस पर स्ट्राइक कर रहे होते हैं, ठीक है। अनलेस कि अगर तुम बहुत ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ा देते हो, अगर लो इंटेंसिटी है तो ये ऐसा नहीं वेव के फॉर्म में नहीं, एक्चुअली पार्टिकल के फॉर्म में फॉल कर रही है। जब बहुत ज्यादा इंटेंसिटी हो जाती है तो बहुत ज्यादा फोटोन जब साथ में फॉल करने लगते हैं तो ओवरऑल सरफेस पर बिल्कुल वेव पैटर्न, ठीक है, हमें दिखाई देता है। एनीवे हाँ, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन क्या करना चाह रहा था कि इन सब चीज़ों को हटाते हैं और टॉप पॉइंट पर आते हैं। हाँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि किसी मटेरियल के अंदर तो हमेशा एनर्जी एमिट होती रहती है, तो वैसे अगर सेमीकंडक्टर भी कुछ एनर्जी एमिट कर रहा है, कंटिन्यूअसली रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, चार्जेस भी ऑसिलेट कर रहे हैं, तो ये कंटिन्यूअसली एनर्जी भी एमिट कर रहा है, ठीक है। रेडिएशन के फॉर्म में हर मटेरियल एनर्जी एमिट करती है, तो सेमीकंडक्टर भी एमिट करती है, ठीक है। एनीवे हाँ, तो इसके बाद हमें दो पॉइंट समझने हैं कि हम सारे सेमीकंडक्टर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और पहला होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरी कैटेगरी होती है सेमीकंडक्टर्स की, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होती है इसको समझ लेते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब इसमें कुछ भी हम इम्प्यूरिटी ऐड नहीं करते, ठीक है। तो जो हमने डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया था ना सेमीकंडक्टर का, यही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ठीक है।
प्योर सेमीकंडक्टर। इसके अंदर अगर कोई भी एक्सटर्नल मतलब इम्प्यूरिटी एटम्स नहीं ऐड किए गए हैं, इम्प्यूरिटी एलिमेंट्स इसमें अगर मिक्स नहीं किए गए और इसमें प्योर सिलिकॉन का ये पूरा मटेरियल है, तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा। ठीक है, अब किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो अगला पॉइंट बता रहा हूँ ना, इसको अच्छे से समझना, ये समझने वाला पॉइंट है। किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर ऑब्वियसली टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट कंसर्न है, क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। तो कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, वो ऑब्वियसली तुम लोग कह सकते हो कि वो सम फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा। ये सोली टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अग्री करते हो? जनरेशन रेट जो होगा वो लेट अस से दैट विल बी, ठीक है, सम फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। कैसा होगा हमें पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि किसी फिक्स टेम्परेचर पर अगर बिल्कुल वैसा ही दूसरा सेमीकंडक्टर मटेरियल लाते हैं, तीसरा सेमीकंडक्टर मटेरियल लाते हैं, फिर फिक्स टेम्परेचर पर उनके अंदर इलेक्ट्रॉन और होल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो फिक्स होगा। कि एक काम करते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है, कि पहले मैं n लिख रहा था, n का मतलब होता था नंबर डेंसिटी, और नंबर डेंसिटी का मतलब होता था कि उस मटेरियल का यूनिट वॉल्यूम तुम कट करके बाहर निकालो और उसमें काउंट करो कि कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये नंबर डेंसिटी होती थी, क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन सिर्फ कंडक्टेंस में पार्टिसिपेट करते थे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होल्स दोनों है, तो यहाँ पे हम नंबर डेंसिटी जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन के लिए Ne लिखते हैं। ठीक है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और NH यहाँ पे लिखते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स कितने होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल्स कितने होंगे, वो सोली डिपेंड करेगा, ठीक है, कि टेम्परेचर क्या है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा ना, कि उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पे कंटिन्यूसली जनरेट हो रहे होंगे। ठीक है, तो लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, वैसे वैसे उनके जो रिकम्बाइन करने की जो टेंडेंसी है वो भी बढ़ती जाएगी। तो नॉर्मली होता क्या है ना, कि मान लो ये मटेरियल हमारा, इसका टेम्परेचर हमने बढ़ाना शुरू किया, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होना स्टार्ट हुई। ठीक है, अगर हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है तो इसके अंदर एनर्जी आ रही है कंटिन्यूसली, तो वो एनर्जी क्या कर रही है कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करती जा रही है कंटिन्यूसली। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने की वजह से क्या हो रहा है, ये आपस में रिकम्बाइन भी, इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन भी करते जा रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि कुछ टाइम के बाद ठीक है, अगर कंटिन्यूसली हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंटिन्यूसली बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर हम टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं तो होता क्या है कि पहले टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे रिकॉम्बिनेशन रेट भी बढ़ता जा रहा है। और तो साथ साथ एक और यहाँ पे इवेंट होता है रिकॉम्बिनेशन, और रिकॉम्बिनेशन रेट की जो वैल्यू होती है, रिकॉम्बिनेशन रेट जो होगा वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, वो उसको क्या मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर को रिकम्बाइन करना है, तो कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स रिकम्बाइन करेंगे, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा।
तो टेम्परेचर से क्या लेना देना है? रिकॉम्बिनेशन सिर्फ इस चीज पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन और होल्स को उस अपनी विसिनिटी में आपस मतलब एक दूसरे की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आने की टेंडेंसी कितनी ज्यादा है, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन रेट डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, ठीक है, आपस में क्लोज आए, इसकी इसके चांसेस कितने ज्यादा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आपस में पास आएंगे, उसके जो चांसेस है वो सोली डिपेंड करेगा, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स की कॉन्सेंट्रेशन पर, ठीक है। कितने ज्यादा होल्स हैं उसके भी प्रोपोर्शनल, कितने ज्यादा होल्स हैं, कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, कितने ज्यादा होल्स। रिकॉम्बिनेशन डिपेंड करेगा कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन कितना ज्यादा, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन रेट को हम ऐसे लिख सकते हैं कि वो इक्वल होगा सम कांस्टेंट टाइम्स NENH, और हम बोलते हैं कि एट इक्विलिब्रियम, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम सेटअप होगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स वो फिक्स हो जाएगा। वो कब फिक्स होगा? जब जनरेशन रेट और रिकॉम्बिनेशन रेट दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जनरेशन रेट को हम क्या लिखेंगे, ये सम फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। जनरेशन रेट जो होगा ना वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स यूनिट टाइम में प्रोड्यूस होंगे, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो कम इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होंगे, ठीक है। और ठीक है, इक्विलिब्रियम के टाइम में बोलेंगे ना कि देखो स्टार्टिंग में क्या होगा कि अगर मान लो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में अभी कोई इलेक्ट्रॉन होल पेयर नहीं है, तो स्टार्टिंग में जनरेशन रेट ज्यादा होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बढ़ते जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन होल पेयर जैसे जैसे बढ़ेंगे तो रिकॉम्बिनेशन भी बढ़ने लगेगा, लेकिन स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्योंकि बहुत कम है तो रिकॉम्बिनेशन बहुत कम हो रहा होगा और जनरेशन बहुत ज्यादा होगा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर और बढ़ेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन होल पेयर अगर बढ़ेंगे तो रिकॉम्बिनेशन थोड़ा और बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जनरेशन रेट अभी बहुत ज्यादा है, जनरेशन रेट तो टेम्परेचर पर डिपेंड है, वो फिक्स है, लेकिन रिकॉम्बिनेशन रेट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन रेट डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कितने हैं, और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेशन रेट ज्यादा होने की वजह से कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर और ज्यादा बढ़ गया, रिकॉम्बिनेशन और बढ़ गया, अभी भी रिकॉम्बिनेशन जनरेशन से कम है, तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन और बढ़ रहा है, तो और एक टाइम आता है कि रिकॉम्बिनेशन और जनरेशन बिल्कुल इक्वल हो जाता है, ठीक, और वो इक्विलिब्रियम कहलाता है, जिसपे कि जो कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फिक्स इलेक्ट्रॉन और होल का कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है। तो वो कितना होता है, अगर तुम्हें पता करना है तो हम लिख सकते हैं जनरेशन रेट सम फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये वैल्यू कुछ टेम्परेचर का फंक्शन है, इधर NENH, ये किसी भी जनरल सेमीकंडक्टर के लिए ट्रू है, ठीक है, अग्री करते हो, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स का प्रोडक्ट किसी भी सेमीकंडक्टर के लिए हमेशा टेम्परेचर पर का हमेशा टेम्परेचर पर सोलली डिपेंडेंट होगा, ठीक है। अगर हमने टेम्परेचर फिक्स कर दिया, मान लो सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर 300 केल्विन हो गया, तो इस टेम्परेचर पर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के प्रोडक्ट की जो वैल्यू है ना वो हमेशा फिक्स रहेगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। मान लो वो 100 है, मान लो, मतलब हाइपोथेटिकली समझाने के लिए कह रहा हूँ, मान लो इलेक्ट्रॉन्स और होल का जो प्रोडक्ट है
वो 100 है, ठीक है, 300 केल्विन पर। तो कोई भी सिलिकॉन सेमीकंडक्टर सैंपल उठाओगे 300 केल्विन पर, तो उसमें एग्जैक्टली तुम्हें 100 ही इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, बात, चलो ठीक है। तो इसके बाद हम बोलते हैं कि अगर हमारे पास कोई प्योर सेमीकंडक्टर है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई प्योर सेमीकंडक्टर है, तो हमेशा जब भी, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पे जनरेट होंगे, जब भी एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा तो बिल्कुल एक ही होल भी जनरेट होगा। प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल सेम होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन और होल का कॉन्सेंट्रेशन फॉर प्योर सेमीकंडक्टर, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सबके लिए नहीं, अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो उसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इक्वल अमाउंट में रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अगर इक्वल अमाउंट में रहेंगे तो हम इस इक्वेशन से बोल सकते हैं कि Ne² की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो बिल्कुल टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होगी, ठीक है, वो फिक्स टेम्परेचर पर Ne² की वैल्यू, अच्छा इसको हम लिखते हैं ना, Ne इक्वल्स NH इक्वल्स Ni। Ni का मतलब है इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन। इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, होल्स कितने हैं। तो Ni² की वैल्यू जो है वो Ft/K, यानी ओनली डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। Ni, ठीक है, क्या फायदा हुआ? तो अलग अलग टेम्परेचर पे Ni की वैल्यू ना हमें पहले से पता होती है। एक्सपेरिमेंट करके ना हम अलग अलग टेम्परेचर पर, मान लो सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन के लिए हमने पता कर लिया है कि मान लो T इक्वल्स 300 केल्विन, ठीक है। अगर हमारे पास सिलिकॉन मटेरियल है तो अनडाउटेडली सिलिकॉन मटेरियल के अंदर ये जो Ni² की वैल्यू है वो रफली 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। टेन रेस बाय 10 पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है कि सिलिकॉन का अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का मटेरियल लोगे तो इसके अंदर एग्जैक्टली 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10⁻10 होल्स होंगे। तो रफ आइडिया देने के लिए कि ये कॉन्सेंट्रेशन कितना है, मेरे पास एक डेटा है कि सिलिकॉन की जो सिलिकॉन एटम्स जो होते हैं ना, सिलिकॉन मटेरियल के अंदर अगर एटम्स का कॉन्सेंट्रेशन देखोगे, ठीक है, एटम अलग है, ये जो एटम्स हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अभी ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इनकी बात कर रहा था, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इनकी बात कर रहा था। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, मान लो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके अंदर टोटल इस तरह के फ्री इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, ठीक है, वो कितने आते हैं, 10⁻10 के इक्वल। उसी तरह होल्स काउंट करते हैं, वो कितने आते हैं, 10⁻10 के इक्वल। और इसी 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर सिलिकॉन एटम्स को काउंट करते हैं, ये एटम्स सारे, ठीक है। तो ये जो एटम्स है ना, वो पता है कितने होते हैं, वो अराउंड, मैं एक्चुअल डेटा दे रहा हूँ 300 केल्विन पर सिलिकॉन के लिए, वो रफली होता है 10⁻22 पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये इसको डिवाइड करिए तो पता चलेगा कि
10⁻12 सिलिकॉन एटम्स के करस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। ठीक, इससे तुम्हें थोड़ा अंदाजा हो रहा होगा कि जो चार्जेस का कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना कम है। मतलब 10⁻12 सिलिकॉन एटम्स इस तरह के होंगे ना, तो उसमें से कोई एक फ्री इलेक्ट्रॉन और होल तुम्हें मिलेगा, ठीक, जो कि बहुत ही पुअर कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक, इसीलिए सिलिकॉन ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और रूम टेम्परेचर पर अगर इसको हम यूज करते हैं तो इसके पास वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसमें बहुत ही पुअर, बहुत ही कम करंट पास करेगा। ठीक है, ठीक, अब यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि इसके बाद मुझे 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो उसको, क्योंकि ये समझने वाला पार्ट, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो अगला पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ और ये बहुत ही बिल्कुल आगे सारे डिस्कशंस में यूज होगा। वो है एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। हम डिस्कस करने जा रहे हैं डोपिंग। डोपिंग का मतलब होता है एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी। एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी का पर्पस क्या है वो अभी एक्सप्लेन करूंगा कि हम इम्प्यूरिटी, क्योंकि क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यूजलेस है, इसके अक्रॉस इसकी कंडक्टिविटी बहुत पुअर है, तो अगर हम इसको यूजफुल एप्लीकेशन में के लिए में यूटिलाइज करना चाहते हैं तो हमें इसकी कंडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। तो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर्स के अंदर इम्प्यूरिटीज ऐड कर देते हैं। ठीक है, इम्प्यूरिटीज का मतलब होता है कि ये प्योर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है तो सिलिकॉन के अलावा कोई भी दूसरा एटम अगर ऐड करते हैं, मान लो एल्यूमिनियम ऐड कर दिया, फास्फोरस ऐड कर दिया, ठीक है, गैलियम ऐड कर दिया, ठीक है, इंडियम ऐड कर दिया, तो कोई भी दूसरा अगर एटम हम ऐड करते हैं तो वो इम्प्यूरिटी कहलाता है। तो तुम देखोगे हम किस तरह से इम्प्यूरिटी इसको ऐड करके सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी ह्यूजली मॉडिफाई कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है डोपिंग। अब बताओ कितना टाइम है और इसको डोपिंग वाला पार्ट अभी कवर कर लिया जाए या इसको बाद में किया जाए, क्योंकि ये मेरा टारगेट तो था कि मैं इसको भी कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन थोड़ा हम टारगेट में फेल हो गए हैं। डोपिंग, बताओ उबैर क्या किया जाए? इसको कंप्लीट कर लें या तुम लोग सब लोग सजेशन दो, अगर बोलोगे तो इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसमें टाइम लगेगा 15 मिनट 20 मिनट तो लग सकते हैं आराम से। हाँ हाँ, 2 बजे तक नहीं जाएंगे, उससे पहले तक कंप्लीट कर लेंगे। ये 15 मिनट तो लगेगा कम से कम। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें समझाना ऐसे बहुत है लेकिन हो जाएगा, आसान है। ठीक है, डोपिंग का मतलब है एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज। पर्पस है कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना। ऐसा कैसे होता है तो वो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। हम क्या करते हैं, डोपिंग 2 तरह की होती है, ठीक है, और पहले केस में कहते हैं एन टाइप डोपिंग। सर स्क्रीन। अच्छा अच्छा अच्छा, एन टाइप डोपिंग। एन टाइप डोपिंग का मतलब होता है कि अगर हम अपने प्योर सेमीकंडक्टर में एन टाइप इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं, अब उसका पूरा प्रोसेस है कैसे इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल लेते हैं और बहुत हाई स्पीड पे ये सारे जो एन टाइप मटेरियल के एटम्स हैं उनको ऐसे बॉम्बार्ड करते हैं तो वो धीरे धीरे पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो ये वाला जो रीजन है ना वो बोलते हैं एन टाइप डोप्ड हो गया।
ठीक है। एनीवे तो एन टाइप डोपिंग हम किसी तरह से मटेरियल के अंदर जो है ना ये इम्प्योरिटी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। कितनी ज्यादा इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो हमारे कंट्रोल में होता है। हम अपनी मर्जी से डोपिंग बढ़ा या कम कर सकते हैं, ठीक है। तो एन टाइप डोपिंग का मतलब है हम ऐसे मटेरियल्स, ठीक है, जिनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। सिलिकॉन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में। ऐसे एटम जिनके अंदर वैलेंस शेल में 5 एटम्स हैं, एग्जाम्पल दो कौन कौन से हैं। चलो तुम लोग इसको सोच कर, मैं एक अभी एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे फास्फोरस, ठीक है, एल्यूमिनियम है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बाद सिलिकॉन आता है, उसके बाद फास्फोरस आता है। तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब मान लो हम फास्फोरस इम्प्योरिटी को सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में, ठीक है, ऐड कर रहे हैं। ऐड करने से क्या चेंजेस आएंगे? तो होता है क्या, जब हम सिलिकॉन के अंदर फास्फोरस इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, तो जहां जहां पर ये सिलिकॉन की साइट तुम्हें दिख रही है ना, ठीक है, इसको मुझे प्रॉपरली दिखा ड्रॉ करना पड़ेगा, तो बड़ा वाला डायग्राम लेते हैं। अच्छा, यहीं पे एक्सप्लेन करते हैं ना, आगे क्यों जाना है। हाँ, ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारा नॉर्मल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। और हम क्या करते हैं कि ये नॉर्मल सेमी, और मान लो ये 0 केल्विन पर है अभी, ठीक है, समझने के लिए, या किसी हाई टेम्परेचर पर भी है, या रूम टेम्परेचर पर भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन होल पेयर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। इलेक्ट्रॉन होल पेयर बहुत ही कम अमाउंट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ही हम फास्फोरस इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, तो जो फास्फोरस एटम्स हैं वो इस सिलिकॉन क्रिस्टल के साथ एडजस्ट होने के लिए इसमें से बीच बीच में जो सिलिकॉन एटम है ना, मतलब पूरा जो उसका स्ट्रक्चर तैयार होगा, तो इसके बीच बीच में सिलिकॉन के साथ साथ बीच बीच में, क्योंकि हमने फास्फोरस भी ऐड कर दिया है, तो बीच बीच में फास्फोरस एटम्स भी, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से ऐड हो जाएंगे। ये फास्फोरस एटम्स भी, मान लो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, फास्फोरस एक यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर ना अच्छा, ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म हो रहे हैं और होल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो कंडक्टर के अंदर हम क्या करते हैं ना, हम बोलते हैं पूरा कंडक्टर न्यूट्रल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आयंस है, ठीक है। ये पॉजिटिव आयंस दिखाते हैं और उसके साथ ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं। ओवरऑल जो पूरा मटेरियल है, पूरा कंडक्टर है, वो कंप्लीटली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज और ये आयंस का पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। ये हम लोगों को पता है। सेमीकंडक्टर भी अगर प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है हमारे पास, तो वो भी कंप्लीटली न्यूट्रल है, ठीक है। वो कैसे न्यूट्रल है? क्योंकि यहाँ पे तो आयंस हम नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे होल्स तो बन रहे हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन बन रहा है, तो वो एटम के साथ यहाँ पे होल, हम होल्स के फॉर्म में पिक्टोरियली वो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं, कि एक्चुअल तो इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करोगे और इसके न्यूक्लियस का चार्ज काउंट करोगे, वो हमेशा न्यूट्रल है, ठीक है। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल गए, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन अपना माइनस चार्ज लेके बाहर चले गए, तो वो जो प्लस ई चार्ज है ना, वो होल के पास है, ठीक है। तो हम प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, और 5 होल्स ड्रॉ करते हैं इस तरह से, 1 2 3 4 5। इसमें प्लस ही चार्ज है, माइनस ही चार्ज है, तो अभी भी ये हमारा प्योर सेमीकंडक्टर कंप्लीटली न्यूट्रल है, इसमें कोई कंफ्यूजन प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जितने बना रहे हैं उतने होल्स बना रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, होल का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमारा पूरा मटेरियल न्यूट्रल है अभी भी, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, न्यूट्रल फास्फोरस एटम्स ऐड कर देते हैं,
क्या होगा, यहाँ पे दो जगह पर मैं मान लो यहाँ पे फास्फोरस आ गया, इसको अलग कलर से दिखाते हैं, यहाँ पर फास्फोरस आ गया और यहाँ पे फास्फोरस आ गया, ठीक है। ये हाईलाइट करने के लिए इसको ऐसे था, फास्फोरस फास्फोरस। तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में ना 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो सराउंडिंग सिलिकॉन के साथ, ठीक है, शेयरिंग मोड में आ जाएंगे, ठीक है। ये पांचवें इलेक्ट्रॉन के साथ ये पूरा फास्फोरस अभी न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये जो एक 5वां इलेक्ट्रॉन है ना, वो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, उससे पहले ही ये फास्फोरस अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, और ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस का, ठीक है, वो क्योंकि शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है, तो वो आसानी से फ्री हो जाएगा, ठीक है। और किसी भी एक फास्फोरस एटम के ऐड करने की वजह से हमें एग्जैक्टली एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसे ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है, सिलिकॉन के सराउंडिंग में चार नेबर में चार इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए अवेलेबल है। तो ये फास्फोरस जैसे ही इसके साथ मतलब स्ट्रक्चर में एडजस्ट होगा तो वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही ऑक्टेट में आ जाएगा, 5वें इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। तो स्टेबल फॉर्म में रहने के लिए ये इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्री होके बाहर चला जाएगा। तो जहां जहां पर भी फास्फोरस सेट होगा उसके करस्पॉन्डिंग एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा नहीं ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहेगा, अभी इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और ये रैंडम मोशन करेगा, ठीक है। तो हम जितने ज्यादा ये फास्फोरस एटम्स ऐड करेंगे उतने ज्यादा इन इफेक्ट हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं मतलब कि पहले से तो इसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर वो हालांकि बहुत कम थे, टेम्परेचर की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर सिलिकॉन के तो जनरेट हुए ही है। मान लो ये नॉकआउट होके बाहर चला गया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया और यहाँ पे एक होल बन गया। एक तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर सिलिकॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वाले थे ही, लेकिन अब साथ साथ फास्फोरस के भी यहाँ पे भी फास्फोरस का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो फास्फोरस के भी इम्प्यूरिटी एन टाइप इम्प्यूरिटी के भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ जाएंगे। तो जितना ज्यादा फास्फोरस एटम्स का कॉन्सेंट्रेशन हम डोप करेंगे उतने ज्यादा कैरियर्स हमें मिलेंगे, और इससे हम अपने सेमीकंडक्टर मटेरियल की जो कंडक्टिविटी है वो ह्यूजली इम्प्रूव कर पाते हैं और इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला गया और ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा मतलब बहुत ही इसको प्रोपोर्शनेट तो नहीं कह सकते, लेकिन समझाने के लिए कि यहाँ पे किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर अगर देखोगे तो उसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो एग्जिस्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर, लेकिन साथ साथ ये एक्स्ट्रा इम्प्यूरिटी की वजह से एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल अगर पूछा जाएगा तुम्हें, अगर पूछा जाएगा कि ओवरऑल बताओ कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, तो नेचुरली तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि अच्छा इसमें पहले उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पहले फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स थे, होल्स मान लो 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 होल थे। तो इसको समझाने के लिए मान लो कुछ ऐसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लो पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 होल, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन 10 होल। पहले डोपिंग कर दी, इम्प्यूरिटी ऐड कर दिया, और मान लो हमने क्या किया ना, हमने मान लो 50 फास्फोरस एटम्स इसमें, ठीक है, इम्प्यूरिटी की तरह ऐड कर दी, 50 फास्फोरस एटम, ठीक है। तो हमारा जो डोपिंग, इसको हम बोलेंगे डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन मान लो 50 है, ये पर सेंटीमीटर क्यूब बता रहा हूँ, 50 आइटम्स को तुमने दो, इसका मतलब हमने 50 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया। तो डोपिंग करने से तुम्हें ऐसा नेचुरली लग रहा होगा कि 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 होल्स हैं और 50, इसका मतलब 60 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और 10 होल्स रह जाएगा। तो ओवरऑल चार्ज कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ा ना, इसका मतलब कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और हमें हमारा जो पर्पस है अचीव हो जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ठीक है,
जैसे ही तुमने इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाया ना, तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन और होल्स के कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज कर गया है। ठीक है, मतलब उस पर्टिकुलर टेम्परेचर की वजह से जितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं और जितने जितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं और जितने रिकम्बाइन हो रहे हैं, वो बैलेंस था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में। ठीक है, उस टाइम में इलेक्ट्रॉन होल का कॉन्सेंट्रेशन 10 के इक्वल था। ठीक है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन और 10 होल की वजह से जितना रिकॉम्बिनेशन हो रहा है उतना ही जनरेशन हो रहा है। ठीक है, एक जहां एक पेयर रिकम्बाइन हो रहा है तो एक जनरेट भी हो रहा है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन था। ठीक है, सेम टेम्परेचर पे हमने 50 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए, ठीक, जनरेशन तो नहीं बदलेगा, लेकिन अब रिकॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल पेयर अब इलेक्ट्रॉन के होल के पास आने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, जिसका मतलब है रिकॉम्बिनेशन इंक्रीज हो जाएगा, और रिकॉम्बिनेशन इंक्रीज होने का मतलब है कि अब होल्स और इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़ा डिक्रीज भी होगा। ठीक है, तो नेट कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, नेट कितने होल्स रहेंगे, वो डायरेक्टली ऐड करके नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन कितने होंगे वो हम बता सकते हैं, वो उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। तुम थोड़ा सा सोचो, ये सिंपल प्रॉब्लम है, ये तुम लोग खुद से अपने लेवल पर गेस कर सकते हो, और मैं इस प्रॉब्लम को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ये डोपिंग में मान लो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है, हाइपोथेटिकली ये लास्ट पॉइंट है, बस इतना ही बता दूंगा तो काफी है, इतना भी समझ लोगे तो काफी है। हाइपोथेटिकली लेट अस से मान लो टेम्परेचर 300 केल्विन है, और 300 केल्विन पर हमने सिलिकॉन के लिए कैलकुलेट किया है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो, ऐसे सोचते हैं ना, इस टेम्परेचर पे मान लो हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ, मान लो कि Ni स्क्वायर की जो वैल्यू है ना वो 100 है, ये समझाने के लिए कह रहा हूँ। और अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10 होल्स हैं। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 होल्स, इलेक्ट्रॉन्स होल्स, Ni स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, Ni स्क्वायर वैल्यू है 100। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट तो 100 रहना है, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर ये दोनों इक्वल होते हैं, ये Ni के इक्वल होंगे। लेकिन जैसे ही हमने इम्प्यूरिटी ऐड कर दी तो हमें पता है कि इक्विलिब्रियम में आने के बाद इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जो प्रोडक्ट है ना वो हमेशा एफ टी अपॉन के इसके इक्वल होगा, मतलब टेम्परेचर पर सोली डिपेंड करेगा। ठीक है, हमने थोड़ी देर पहले ये रिजल्ट डिराइव किया था कि किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का प्रोडक्ट जो होगा वो उस टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होल और इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्ट फिक्स होगा। ठीक है, तो हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए कैलकुलेट कर लिया कि ये 100 है। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो दोनों को 10 होना पड़ेगा, लेकिन जैसे हम इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन में 50 कर दिया, तो होल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो ऑब्वियसली डाउन आएगा। ठीक है, इस तरह से डाउन आएगा कि रिकॉम्बिनेशन बढ़ेगा। पहले मतलब 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 होल से तुमने 50 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, तो क्या होगा ना, कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन करने लगेंगे। ठीक, रिकम्बाइन करके फाइनली कितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर होंगे, तो वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइनली इतने इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन होंगे कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो अभी भी 100 रहेगा। ठीक है, तो अब कितने रहेंगे इसको तुम बता सकते हो क्या? इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन 50, पहले 10-10 थे ना, तो मान लो x इलेक्ट्रॉन जो है वो रिकम्बाइन कर गए। ठीक है, तो रिकम्बाइन करने की वजह से होल्स कितने हो गए, 10 - x। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 50 + 10 - x।
ठीक है, और ये x की वैल्यू इतनी होगी जिसकी वजह से इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो 100 के इक्वल ही आए। गलत कह रहा हूँ, ये 10 - x है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन करेंगे, इलेक्ट्रॉन होल पे रिकम्बाइन कर जाएंगे तो होल्स कम हो जाएंगे, लेकिन और इलेक्ट्रॉन्स जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की वजह से आए थे वो भी कम हो गए, लेकिन अलग से जो हमने डोपिंग की है उसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे 60 - x की वैल्यू उतनी होगी जिसकी वजह से प्रोडक्ट चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोडक्ट सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि x की वैल्यू बहुत कम होती है तो हम इसको ना इतना हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हम मानते हैं कि क्योंकि x की वैल्यू बहुत कम है तो हम बोलते हैं कि इस तरह से बोलते हैं कि ये जो एक्सटर्नल डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन है वो Ni के इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा होने की वजह से इस तरह से समझो, मान लो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए 10 इलेक्ट्रॉन होल है और तुमने फास्फोरस एटम्स कितने, मान लो 100,000 ऐसे तुमने 1000 फास्फोरस एटम्स को डोप कर दिया। ठीक है, तो इसमें से कुछ रिकम्बाइन भी हो जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑब्वियस है कि ऑलमोस्ट डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको या तो प्रॉपर कैलकुलेशन करो, लेकिन उससे आसानी के लिए हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं क्योंकि डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन का जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल हो जाएगा। तो होल्स का कितना कॉन्सेंट्रेशन इतना होगा जिसकी वजह से प्रोडक्ट 100 है, तो प्रोडक्ट 100 रहने के लिए हम बोलेंगे होल्स। ये सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन है। ठीक, एक्चुअल फिगर के साथ हम इसी तरह की सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन करते हैं। ठीक, क्योंकि डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन और एक्चुअल इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन के कंपैरिजन में डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो तुम देख सकते हो कि प्रोडक्ट सेम है, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ गया, होल का कम हो गया, प्रोडक्ट सेम है, लेकिन टोटल चार्ज कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर गया है। पहले चार्ज कॉन्सेंट्रेशन था 10 + 10 23 कैरियर्स थे, लेकिन अब कितने कैरियर्स, अब 52 कैरियर्स है। कॉन्सेंट्रेशन और 60 डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ाएंगे, मान लो 60 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो होल्स का कॉन्सेंट्रेशन और ठीक है इंक्रीज कर सॉरी और डिक्रीज कर जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन और होल का जो सम है ना वो हमेशा इंक्रीज करेगा अगर हम डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं। तो ये तुम्हें सिंपल मैथमेटिक्स से पता होनी चाहिए कि अगर 2 नंबर का हमें प्रोडक्ट फिक्स रखना है तो उसका सम मिनिमम होता है अगर दोनों इक्वल है। इसके अलावा कुछ भी वैल्यूज होंगी ना तो उसका सम ज्यादा होगा। मतलब डोपिंग करने की वजह से प्रोडक्ट तो सेम है, लेकिन प्रोडक्ट थोड़ी डिसाइड कर रहा है कि कंडक्टिविटी कितनी होगी और कितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, कितने ज्यादा कैरियर्स होंगे, वो तो इन दोनों को ऐड करके पता चलेगा। ठीक है, तो जब भी हम डोपिंग करेंगे तो हमेशा कंडक्शन इंक्रीज हो। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। तो एक्चुअल जो फिगर्स तुम्हें दिए रहेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के, वो मान लो 10⁻⁴ इस तरह से दिए रहेंगे कि मान लो इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन 10⁻10 है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर हम कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं करें तो उस टाइम में कितने नहीं, मैं एक क्वेश्चन ही ले लेता हूँ कि हमारे पास मान लो क्वेश्चन में बताया गया 300 केल्विन पर इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है। इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 10⁻10 सेंटीमीटर क्यूब। ये प्रोबेबली ये सही, मतलब 300 केल्विन के लिए ये इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन सिलिकॉन एटम के लिए गिवन है। ठीक है, अब बोला गया हम एन टाइप डोपिंग करते हैं, मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं और डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू बताई गई है। ठीक है, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू बताई है 10⁻⁴ डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन बताया गया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फास्फोरस। ये वैल्यू बताई गई, ये कैपिटल एन का मतलब है नंबर ऑफ फास्फोरस एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये लेटेस्ट से 10⁻⁶ है।
ठीक है। नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ, एक काम करते हैं, हम इस तरह से डोप करते हैं कि हमें पता है यहाँ पे सिलिकॉन एटम्स कितने हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻22 सिलिकॉन एटम्स हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि मान लो हम बहुत ही लाइट डोपिंग करें, बहुत स्मॉल डोपिंग करें, इस तरह से करें कि लेट अस से हर 10⁻6 मतलब 1 मिलियन सिलिकॉन एटम पे एक फास्फोरस एटम डोप करें। 1 मिलियन सेमीकंडक्टर, सॉरी 1 मिलियन सिलिकॉन एटम पर एक फास्फोरस डोप करें, तो उससे क्या होगा, टोटल 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने सिलिकॉन एटम है, 10⁻22, तो 10⁻22 अपॉन 10⁻6, ये वैल्यू है 10⁻16, यानी कि हम 10⁻16 फास्फोरस एटम डोप करेंगे। मतलब यूनिट वॉल्यूम के अंदर हर 10⁻6 सिलिकॉन के लिए अगर एक फास्फोरस है, तो 10⁻22 सिलिकॉन के लिए 10⁻16 फास्फोरस एटम्स हम डोप करें, यानी डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन हमें बताया गया है वो है 10⁻16। ठीक है, तो जितना भी डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन होता है रफली उससे थोड़ा सा कम, रफली उतना ही इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन होगा, क्योंकि ये एन टाइप इम्प्योरिटी है। तो हमें पता चल गया कि एन इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रफली 10⁻16 है, वरना तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन अगर 10⁻16 है, तो हम बोलेंगे होल का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, वो हम बता सकते हैं, क्योंकि किसी भी टेम्परेचर पर Ne और NH होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के स्क्वायर की इक्वल होता है। तो Ne की वैल्यू हमें पता है 10⁻16, NH की वैल्यू कितनी होगी, और Ni स्क्वायर जो है वो 10⁻20 है, क्योंकि Ni की वैल्यू 10⁻10 है, मतलब इलेक्ट्रॉन होल का जो प्रोडक्ट है वो 10⁻20 के इक्वल होना चाहिए। पहले दोनों 10⁻10 थे, अब अगर तुमने इलेक्ट्रॉन को 10⁻16 कर दिया तो होल को ना कम होकर के 10⁻4 के इक्वल होना पड़े। तो यहाँ पर होल का कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻4 और इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन है रफली 10⁻16। एक्चुअल कैलकुलेशन से भी ऑलमोस्ट यही वैल्यूज हैं। एक्चुअल कैलकुलेशन कैसे करते, हम बोलते हैं कि एक्स एटम्स मान लो रिकम्बाइन हो गए हैं, तो एक्चुअल होल्स कितने बचेंगे, 10 पहले होल्स और इलेक्ट्रॉन्स है 10⁻10, ठीक है, 10⁻10 होल्स हैं, तो एक्चुअल होल्स बचेंगे इतने, और एक्चुअल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स भी रिकम्बाइन करने के बाद जो पहले से जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो ये होंगे, लेकिन हमने डोपिंग कर दी है तो इतने इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल होल्स होंगे, इनको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट हमेशा 10⁻20 आना चाहिए। सॉल्व करोगे रफली ये वैल्यू आएगी, कि हम इसको आसानी से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये वैल्यू नेग्लिजिबल है कंपेयर टू दिस वैल्यू, ठीक है, क्योंकि 10⁻16 के कंपैरिजन में 10⁻10 तो नेग्लिजिबल है ना, और 10⁻10 में से भी x वो तो और नेग्लिजिबल है, तो ये वाला पार्ट हटा दिया, तो दूसरा पार्ट क्या होगा वो हम ये प्रोडक्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर बताना है, और थोड़ा स्ट्रक्चर में क्या अपनी एनर्जी डायग्राम में क्या मॉडिफिकेशन होगा वो बताना है, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।